नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूं और अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने दोनों वीडियोस देखकर समझ लिया होगा और वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे का स्टार्ट करते हुए हम 31 क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईच की काफ़ी हद तक बातें ख़त्म हो चुकी है और आपको पता चल गया होगा कि ये वर्ड सिंगुलर है। सिमिलरली ईच भी सिंगुलर है और ईच के साथ ऑफ का स्ट्रक्चर जो कल की वीडियो में हम लोगों ने लिया था वो ईच और ईच ऑफ दोनों ही वर्ड सिंगुलर है, क्योंकि स्टार्ट तो आखिरकार आप ईच से ही कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट ईच ही है दोनों ही केसेस में। देखिए 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन आपने कल ही पढ़ा है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर कभी भी एक के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये हमेशा एक से ज़्यादा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो इस हिसाब से 31 क्वेश्चन में अगेन ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ नोटबुक। देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब अभी भी सिंगुलर ही आ रही है, हैज़, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? ईच से। अगर मैं 32 क्वेश्चन की बात करूं तो आइदर ऑफ अस कैन डू इट। 33 की बात करें तो नाइदर ऑफ द गर्ल की गर्ल्स, अगेन एक से ज्यादा के लिए यूज होगा, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी। देखिए दोस्तों, हम 34 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ है जो ध्यान से समझनी है, और वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो देखिए आप, हम ईच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ईच की। और मैंने आपको कल की क्लास में ईच की पोजीशंस बताई थी। आई थिंक आपको रिकॉल हो गई होंगी ईच की जितनी भी पोजीशंस हैं। देखिए दोस्तों, इस ईच की पोजीशंस को देखते हुए मैंने जो आपको सेकंड पोजीशन ईच की बताई थी कि ईच जब भी सेकंड पोजीशन पे आता है तो उससे पहले क्या आता है दोस्तों? नाउन आता है। वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। और एक आपको ईच के बारे में बताया था कि ईच कभी भी लास्ट में नहीं आता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि अगर ईच सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहा है तब तो कोई बात है ही नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर ईच सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आपका सेंटेंस सिंगुलर ही रहेगा, ईच आपका सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर देना है कि अगर ईच सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर रहा है और ईच से पहले कुछ भी लिखा हो, ईच सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर रहा है और ईच से पहले कुछ भी लिखा हो दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर नाउन का आना मैंडेटरी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, या तो ईच फर्स्ट पोजीशन पर आई जाए, और अगर ईच फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है दोस्तों तो ये डेफिनेटली होना चाहिए कि ईच से पहले एक नाउन आए ही आए। आप ईच से पहले वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप ईच से पहले वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। आप उससे पहले क्या लगाएंगे? नाउन ही लगाएंगे, और वो नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को आप एक जगह और ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि ईच से पहले नाउन के चक्कर में ये ईच सेंटेंस की एंडिंग कर बैठे। वो भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईच सेंटेंस की एंडिंग भी नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही हो तो फिर जो स्ट्रक्चर आपको काम में लेना है वो आपने कल पढ़ा है ईच ऑफ। क्या पढ़ा है दोस्तों आपने? ईच ऑफ। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये आपको सेंटेंस 34 से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम 34th देखते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? ये वी ईच हैव या वी हैव ईच। वही बात है, सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच नहीं कर रहा है, सेकेंड पोजीशन पर ईच को आपको रखना पड़ेगा, या मैं ये कहूँ कि ईच से पहले आपको क्या देना पड़ेगा? उसका नाउन देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सेकेंड ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो ईच से पहले तो हैव आ रहा है, और हैव क्या है? हैव तो वर्ब है। चाहे आप इसे हेल्पिंग वर्ब कहो चाहे मेन वर्ब कहो, दोनों ही बात है, दोनों ही तरीके से यूज हो सकती है हैव, पर ये नाउन तो नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, वी हैव ईच, है ना। तो आपको ईच से पहले उसे क्या देना पड़ेगा दोस्तों? आपको ईच से पहले नाउन ही देना है, और वो नाउन भी क्या है? प्लूरल नाउन ही देना है। तो इस हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऊपर वाला, कि वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। भले ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो कि वी ईच हैव कैसे सही है, बट ये वी ईच हैव इस हिसाब से सही है कि आपने ईच को कौन सी पोजीशन पे रखा है? सेकंड पे, और इससे पहले आपने इसे क्या दिया है? नाउन, जो कि क्या है?
प्लूरल। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप ईच से पहले क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, नाउन। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है तो वर्ब का इस्तेमाल ना करें। जाहिर सी बात है, अगर मैं वी ईच हैव बोल भी रही हूँ तो ईच सेंटेंस की एंडिंग भी नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों 35 की बात करते हैं। अगेन वी ईच या एवरी ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आप ईच की पोजीशंस को फिर भी चेंज कर सकते हो, बट एवरी की पोजीशन आप नहीं चेंज कर सकते हो। एवरी सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर आता है, उसके अलावा एवरी और कहीं पर भी नहीं आता। तो यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग तो हो ही नहीं रही है ईच और एवरी से, तो एवरी की तो कहानी खत्म हो जाती है। और आप क्या चेक करके आएंगे, ईच, कि वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। आप चेक भी कर सकते हैं ईच से पहले दोस्तों क्या लिख रहे हो आप, वी, प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चंस आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आई गेव ईच देम या देम ईच सम मनी। सुनने में आपको शायद ईच देम ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ईच देम बोलेंगे तो आपने तो नाउन ईच के बाद यूज कर लिया, और ईच से पहले तो वर्ब आ रही है गेव, है ना, और इनफैक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग भी आप ईच से नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आई गेव देम ईच सही होगा, आई गेव देम ईच सम मनी। देखिए सब तरीके से सही है। मैंने आपसे कहा था ईच सेंटेंस के बीच में आ सकता है, ये बिल्कुल सेंटेंस के बीच में आ रहा है। इस ईच को अपना नाउन भी मिल रहा है इससे पहले देम, और ये नाउन या मैं ये कहूँ ये प्रोनाउन प्लूरल भी है कि आई गेव देम ईच सम मनी। नेक्स्ट बात करते 37 की। अगेन 37 में यही कहानी है कि अगर आप ईच अस करते हो तो फिर वापस आपका प्रोनाउन ईच के बाद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, शी सेंट अस ईच अ गिफ्ट। देखिए दोस्तों 34, 35, 36 और 37 ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि यदि आप सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से कर रहे हैं तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप ध्यान रखें कि आपको ईच से पहले उसका नाउन या फिर प्रोनाउन देना मैंडेटरी है, और वो नाउन और प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बट इसको करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सेंटेंस की एंडिंग ईच से ना हो जाए। 34, 5, 6 और 7 में कहीं पर भी ईच से मेरे सेंटेंस की एंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन यही क्वेश्चन 38 आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देम ईच बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच से पहले आपने उसका प्रोनाउन दे दिया देम, और वो प्लूरल भी है, लेकिन देम ईच करते ही मैं फिर फंस जाऊंगी, क्योंकि मेरा थर्ड वाला गड़बड़ हो जाएगा कि सेंटेंस की एंडिंग हो जाएगी ईच से, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि आप ईच से पहले उसको नाउन दे रहे हो और आपका सेंटेंस ईच पे एंड हो रहा है, तो उस केस में आप इस स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ईच ऑफ में। ये ईच ऑफ का स्ट्रक्चर बना इसलिए ताकि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि सेंटेंस की एंडिंग ईच से होने जा रही हो तो हम उससे बच सके। तो अगेन यहाँ पर ही लाइक्स ईच ऑफ देम, ये देम ईच भी सही होता अगर इस ईच के बाद कुछ और लिखा होता तो, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 36 में लिखा था सम मनी लिखा हुआ था इसके बाद में, तो मैंने देम ईच को सही किया, ईच देम को नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं देम ईच को सही कर सकती थी अगर आगे कुछ और लिखा होता तो, लेकिन देम ईच को सही करती मेरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंटेंस की एंडिंग हो जाएगी ईच से, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, ईच ऑफ देम। सिमिलरली 39 भी देखें आप, द पब्लिशर ऑलवेज एनकरेजेस। अगेन अस ईच सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, क्योंकि ईच से पहले उसका प्रोनाउन है अस, और अस प्लूरल प्रोनाउन है, जानते हैं आप अच्छे से, तो उस हिसाब से तो सही है ये। लेकिन फिर एक रूल मेरा गलत हो गया, क्या कि सेंटेंस की एंडिंग हो गई ईच से, जो फिर पॉसिबल नहीं है। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस अस ईच को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईच ऑफ में, ईच ऑफ अस। द पब्लिशर ऑलवेज एनकरेजेस ईच ऑफ अस। ये अस ईच आप कब सही करते, जब इस ईच के बाद कुछ और आपको लिखा हुआ मिलता, यानी कि आपको समझ आ गई कि आप ईच से पहले नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्लूरल होना चाहिए नो डाउट, लेकिन बस किस बात का ध्यान रखना है
कि सेंटेंस की एंडिंग ईच से ना हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है दोस्तों, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, कौन सा, ईच ऑफ का, जो आपके इस स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ईच ऑफ के स्ट्रक्चर में। आई होप आपको 34 से लेकर 39 तक के सेंटेंसेस क्लियर हो गए हैं। ये अपने आप में थोड़े से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ आगे की। देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ प्लूरल पढ़े थे, किस किस के, आइदर और नाइदर के। मैंने आपको बताया था आइदर 2 के लिए होता है और उसका प्लूरल एनी या एनीवन होता है। सिमिलरली नाइदर भी 2 के लिए होता है और उसका प्लूरल नन होता है। वैसे ही दोस्तों एक प्लूरल और है, वो है बोथ का। देखिए दोस्तों, ये बोथ भी 2 के लिए यूज होता है। जैसे आइदर में मैंने क्या कहा था, दोनों में से कोई एक। नाइदर में मैंने कहा था दोनों ही नहीं, लेकिन अगर मुझे दोनों को ही बुलाना है तो बोथ। मैं क्या कहूँगी, बोथ ऑफ यू मे कम हियर, यानी दोनों के दोनों ही इधर आ जाओ। ठीक है, तो अगर आपको दोनों को ही बुलाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, बोथ का। लेकिन अगर मेरे सामने बैठे व्यक्ति 2 से ज़्यादा हैं और मुझे सबको बुलाना है, तो इसका प्लूरल शायद आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। इसका प्लूरल क्या होता है दोस्तों, ऑल, जो किसके लिए यूज होता है, 2+ के लिए। 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑल ऑफ यू मे कम हियर। ओके, 2 किस किस के लिए यूज हो रहा है, आइदर, नाइदर, बोथ। 2 में से कोई एक, आइदर, दोनों ही नहीं, नाइदर, और दोनों के दोनों आ जाओ तो बोथ। लेकिन अगर आप इनके प्लूरल की बात करें कि सब में से कोई एक, तो एनी या एनीवन, सब में से कोई नहीं तो नन, और मैंने कहा सब के सब आ जाओ तो फिर आप किसका यूज करते हैं, ऑल का। अब बात करते हैं इस पे बेस सेंटेंसेस की। जैसे मैं सेंटेंस नंबर 40 की बात करूं, देखो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 40 से आप कैसे जज करेंगे कि बोथ आएगा कि ऑल आएगा। आगे आपको नंबर दे रखा है, 2 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो आप, 2 स्टूडेंट्स की। अब 2 के लिए आप बोथ का इस्तेमाल करते हो कि ऑल का, बोथ का। तो बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। इज इट क्लियर और नॉट, कि आप 2 के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बोथ का, और 2 से ज़्यादा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल का। वेरी गुड, चलें आगे चलते हैं। आगे चलते समय अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे डाइवर्ट कर रहे हैं और एक नई चीज़ और सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने एवरी के साथ कुछ वर्ड्स और सुने हैं, जैसे कि आपने एवरी के साथ सुना होगा एवरीवन। सुना है दोस्तों। इस इनफैक्ट एवरी के साथ आपने एक और वर्ड सुना होगा, एवरीबडी। सुना है। और सिमिलरली आपने एक वर्ड और सुना होगा, दैट इज व्हाट, एवरीथिंग। यानी कि इस एवरी के साथ ही आपने वन लगाया है, इस एवरी के साथ ही आपने बड़ी लगाया है, और इस एवरी के साथ ही आपने थिंग लगाया है। राइट, ये वर्ड्स एवरी के साथ और कहीं पर भी लागू होते हैं। बिल्कुल सही गैस किया आपने। आप इसको सम के साथ भी बोलते हैं, जैसे कि someone, जैसे कि somebody, and in fact जैसे कि something। सुना है आप लोगों ने। और भी इस्तेमाल करते हैं any के साथ, anyone, anybody, anything। और बिल्कुल no के साथ भी, no one, nobody and nothing। अब हमारे मन में थोड़ी सी शंका होती है कि एवरी तो सिंगुलर है, तो ये वन, बडी और थिंग का क्या करें। अगर सेंटेंस इनसे आ जाए तो, और ये एवरी के साथ ही नहीं है, ये बाकी जो 3 मैंने लिखे हैं उनके साथ भी है, कि अगर ये सम के साथ आ जाए, एनी के साथ आ जाए और नो के साथ आ जाए, तो भी हम क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करेंगे। देखो दोस्तों, ये टोटल 12 हो गए, और ये 12 के 12 एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। जैसे एवरी एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, वैसे ये 12 के 12 भी एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। और जिस तरीके से आपने एवरी को हमेशा सिंगुलर माना है दोस्तों, वैसे इन 12 के साथ भी बहुत ईजी है
कोई नेक नियम नहीं है, ये 12 के 12 भी हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, सिंगुलर। सिंगुलर क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, आपने जिस तरीके से 4 वर्ड्स के बारे में भी पढ़ के आए हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, चारों के चारों सिंगुलर है, अपने आपने अपने नियम बना रहे हैं, सारे आपको मैंने बता दिए हैं, इनफैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे ही हम अब ये कुछ और न्यू वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि वन, बडी और थिंग से बने हुए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? देयर आर 12 वर्ड्स, और ये 12 के 12, all these 12 words are always act as a singular subject, always and always। तो कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं कि जब हमेशा ही 12 सिंगुलर है तो there is no tension, but there is only one exception about them, there is only one exception about them, and what is that exception? उस exception के बारे में हमें पढ़ना है, एंड उस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक टॉपिक कराना चाह रही हूँ, एंड दैट टॉपिक इज क्वेश्चन टैग, क्योंकि बिना इसके आपको ये एक्सेप्शन समझ नहीं आएगा। तो हम क्या ले रहे हैं टॉपिक? क्वेश्चन टैगिंग। बहुत इजी टॉपिक है। क्या होता है ये क्वेश्चन टैगिंग? देखिए दोस्तों, आपने हिंदी में बहुत बार एक वर्ड बोला है और आप रोज़मर्रा में बोलते भी रहते हैं, वो वर्ड है ना। समझ में आया है ना? है ना? आ गया ना? तो ये है ना वर्ड ही इंग्लिश में क्या कहलाता है? क्वेश्चन की टैगिंग करना। दिस है ना वर्ड इन इंग्लिश इज नोन एज व्हाट? क्वेश्चन टैगिंग। और दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हम इस है ना को इंग्लिश में इजंट इट बोलते हैं। क्या लगता है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम इस है ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजंट इट। डोंट यू अंडरस्टैंड? इजंट इट। तो ये इजंट इट हमेशा क्वेश्चन टैग होता है या नहीं होता है, या इसके अलावा भी क्वेश्चन टैग होता है क्या? तो वो सब चीज़ें अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस दे रही हूँ और उसका क्वेश्चन टैगिंग आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या है? मैंने कहा ही इज राइटिंग। क्या सेंटेंस बोला है मैंने दोस्तों? ही इज राइटिंग। ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैंने इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है, और अब मैं आपको इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बता रही हूँ। ये क्वेश्चन टैग हमेशा इस फुल स्टॉप के बाद लिखोगे, और ये क्वेश्चन टैगिंग का दोस्तों मान के चलें बैंकिंग में और एसएससी में लगभग मैक्सिमम बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। वो डायरेक्ट आपसे फिलर पूछेगा क्वेश्चन टैगिंग का, या फिर एरर स्पॉटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन टैगिंग पूछेगा, तो आपके 1 मार्क्स यहाँ से निकल के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो क्या सेंटेंस था ये? ही इज वर्किंग। ये सेंटेंस यहीं खत्म हो चुका है, और इस सेंटेंस का मैं क्या बनाने जा रही हूँ? क्वेश्चन टैग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग बनाते समय क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पीछे क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, नो डाउट। पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये इजंट इट भी क्या है? क्वेश्चन ही तो है। आप सामने वाले से क्या पूछो? तुझे समझ में आ गया है ना? है ना? अब वो सामने वाला व्यक्ति जवाब ही तो देगा हाँ या ना। हाँ मुझे समझ आ गया, या नहीं मुझे समझ नहीं आया। तो ये क्वेश्चन टैग क्या है? एक क्वेश्चन ही तो है जिसका जवाब आपको किस में मिलने वाला है? हाँ या ना में। तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है, तो पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिया है। अब जो स्टेप्स आपको क्वेश्चन टैगिंग बनाते वक्त फॉलो करने हैं, वो स्टेप्स क्या है दोस्तों? सबसे पहले जो सेंटेंस आपको गिवन था फुल स्टॉप से पहले, आप उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। क्या उठाएंगे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। और इस हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन टैगिंग स्टार्ट करेंगे। आप भी जानते हैं येस या नो में पूछे गए जितने भी सवाल होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो यानी इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। लगाऊं इज? ठीक है, ये इज। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप दोस्तों ये है कि जो सेंटेंस आपको गिवन था, आपको ये चेक करना है कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है
या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव है। क्या चेक करना है दोस्तों आपको कि जो सेंटेंस आपको गिवन है वो सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव है। अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है, ध्यान से सुने, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। उल्टा क्या होगा दोस्तों कि जो आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। ये आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो फुल स्टॉप से पहले सेंटेंस गिवन था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा वो सेंटेंस का ऑपोजिट होगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जैसे कि ये जो सेंटेंस है ही इज राइटिंग, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं यहां क्या लगाऊंगी, नॉट। क्या लगाऊंगी दोस्तों, नॉट। ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या था, हेल्पिंग वर्ब उठा करके रखना। सेकेंड स्टेप क्या है, सेंटेंस को जज करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और जो क्वेश्चन टैग होगा वो सेंटेंस का क्या होगा, ऑपोजिट। और लास्ट जो आपको स्टेप फॉलो करना है, वो लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, कि आपको आपकी सब्जेक्ट जो कि कहाँ पे मिलेगा, वही फुल स्टॉप से पहले वाले सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट उठा करके आपको नॉट के बाद में रख देना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो इस ही को उठा करके आप कहाँ रख दे, इस नॉट के बाद। ये आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट। इज नॉट ही, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं इजंट ही, यही बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। एक बार वापस रिपीट करें दोस्तों, ये क्वेश्चन टैगिंग क्या है, इस क्वेश्चन टैगिंग को आप हिंदी में बोलते हैं है ना। क्या बोलते हैं, है ना। एक सेंटेंस के बाद में आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। उस क्वेश्चन टैग को बनाने में आप 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। एंड व्हाट आर दोज 3 स्टेप्स, कि आपको सबसे पहले क्या उठानी है, फर्स्ट स्टेप की हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के रख देनी है। सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करना है, सेंटेंस को जज करना है कि ईदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, एंड इफ योर क्वेश्चन इज नेगेटिव देन योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। एंड द थर्ड स्टेप यू हैव टू फॉलो इट, कि आपको फर्स्ट सेंटेंस से, जो आपका सेंटेंस था मेन पॉजिटिव स्टेटमेंट था, वहां से आपको क्या उठाना है, आपको सब्जेक्ट उठाना है, और वो उठा करके कहाँ रख देना है, पीछे। दैट्स इट। इसको क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन टैगिंग। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन टैगिंग में आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन निकल के भी आएगा। वो एक्सेप्शन सीखने के लिए हम क्वेश्चन टैगिंग सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ, उससे आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन टैगिंग। देखें एक और एग्जाम्पल। मैंने बोला दे were playing। क्या सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग। ये सेंटेंस यहीं खत्म होता है और मुझे आगे क्या बनाना है अब, इसका क्वेश्चन टैग। चलिए ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप खुद कोशिश कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से हेल्पिंग वर्ब उठाइए। क्या हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब, ठीक है। ये वर्ब मैंने यहां लिख दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि जो सेंटेंस आपको गिवन था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। क्या है ये सेंटेंस, पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। उल्टा बनता है ना, ठीक है। क्या लगाऊं यहां पे, नॉट। हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट कहां से उठाना है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, दे। वो नॉट दे। तो यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर बार क्वेश्चन टैग इजंट इट नहीं होता। जो आप हर बार है ना को क्या बोलते हैं, इजंट इट, इजंट इट, इजंट इट, तो वो हर बार इजंट इट नहीं होता, क्वेश्चन टैग चेंज होता रहता है, ठीक है।
चले एक नेगेटिव सेंटेंस का और देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखें, वी डिड नॉट स्टडी। क्या स्टेटमेंट है? वी डिड नॉट स्टडी। चलें, सबसे पहले क्या उठानी है मुझे? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या चेक करना है? सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। बताएं सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। मतलब मुझे यहाँ नॉट नहीं लगाना, नेगेटिव बनाना होता तो नॉट लगाती, तो यानी मुझे नॉट अब नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जो मेरा सेंटेंस है वो ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा दोस्तों? पॉजिटिव। चलो, तो यानी कि सेकंड स्टेप तो हो गया। अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या दे रखा है? सब्जेक्ट वी, तो क्या बोलूंगी? डिड वी। खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन टैग समझ आया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या चेक करना है? सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है? सब्जेक्ट उठा करके पीछे। ठीक है, ये तो बात हुई क्वेश्चन टैगिंग की। पर ये क्वेश्चन टैग हमने पढ़ा क्यों? ये क्वेश्चन टैग हमने इसलिए पढ़ा दोस्तों क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि एवरीवन, एवरीबॉडी और एवरीथिंग, या ये सारे वन, बडी और थिंग वाले भी तो सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट हुए तो मेरा सेंटेंस जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, देखें आप, एवरीवन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वॉज आएगा या वर आएगा, और ये मैं सेंटेंस कंप्लीट कर रही हूँ गोइंग। चलिए जल्दी से बताइए कि वॉज आएगा या वर आएगा। बिल्कुल, देखो 12 के 12 हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो क्या आएगा? वॉज। ठीक है, तो एवरीवन वॉज गोइंग। अब मुझे इसका बनाना है दोस्तों क्वेश्चन टैग। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या बनाना है इसका? क्वेश्चन टैग। चलो देखते हैं बना करके। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये रही हेल्पिंग वर्ब वॉज, आ गई। उसके बाद क्या चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव लग रहा है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। ठीक है, ये लगा दिया नॉट। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अब है मेन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेंटेंस मेरा था, यहां पर तो मेरा सब्जेक्ट एवरीवन था, लेकिन दोस्तों मैं इस एवरीवन को, या जितने भी वन, बडी और थिंग है, इन सब को सब्जेक्ट के तौर पर, ध्यान से सुनना, इन 12 के 12 को सब्जेक्ट के तौर पर उठा करके क्वेश्चन टैगिंग में यूज नहीं कर सकती। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती वॉज नॉट एवरीवन, या वॉज नॉट एवरीबडी, या वॉज नॉट एवरीथिंग। मतलब मैं इन 12 के 12 को सेंटेंस में तो यूज कर सकती हूँ, चाहे वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे WH इंटेरोगेटिव हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैम इन अ सेंटेंस, बट यू कैन नॉट यूज दैम इन योर क्वेश्चन टैगिंग। दिस इज द एक्सेप्शन रिगार्डिंग दैम, और यही मुझे पढ़ना है। अब अगर मैंने एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज नहीं कर सकती, तो फिर मैं यहाँ किसे लाऊं? सब्जेक्ट तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आपको यही ध्यान से समझना है कि ये एवरीवन, या जितने के जितने वन हैं, या एवरीबडी, या जितने भी बडी हैं, सिर्फ वन और बडी की बात मैं कर रही हूँ। ये वन और बडी खुद सिंगुलर हैं,
पर ये यूज प्लूरल के लिए होते हैं। दोस्तों देखो, ये बात मैंने आपसे ईच और एवरी के टाइम पे भी कही थी। मैंने यही कहा था कि ईच और एवरी खुद सिंगुलर हैं, पर ये यूज किसके लिए होते हैं? प्लूरल के लिए। दो के लिए यूज होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा। एक के लिए तो आप ईच और एवरी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सिमिलरली आप एक के लिए खुद बताइए एवरी कैसे बोलेंगे? एवरीवन बोल सकते हो आप? सिर्फ एक व्यक्ति सामने बैठा और मैं बोलूँ एवरीवन, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। या एक व्यक्ति सामने बैठा और मैं बोलूँ एनीवन, समवन, या इनफैक्ट नो वन, नहीं ना। तो यानी मेरे सामने बैठे व्यक्ति तो एक से ज्यादा है, यानी खुद तो सिंगुलर है, पर ये यूज किसके लिए कर रहे हैं? ये यूज प्लूरल के लिए कर रहे हैं। ये खुद सिंगुलर है, पर ये यूज किसके लिए कर रहे हैं? प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। और आप ये ध्यान रखें, जितने भी वन और बॉडी हैं ये सारे के सारे लिविंग के लिए यूज करते हैं। जितने भी वन और बॉडी हैं ये किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग बीइंग्स के लिए। और क्योंकि ये प्लूरल है, यूज प्लूरल के लिए हो रहे हैं, तो कल ही मैंने प्रीवियस वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के लिए मेरे पास एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है और वो है दे। प्लूरल के लिए, और वो भी लिविंग बीइंग्स के लिए, मेरे पास एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है और वो क्या है? दे। वॉज, नॉट, दे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, राइट? एक बार वापस लें, ठीक है, एक बार वापस लेते हैं इसी चीज़ को। क्वेश्चन टैगिंग तक क्लियर था। ये एक्सेप्शन कहाँ से जनरेट हुआ? जब मैंने किसकी बात शुरू की? वन, बॉडी और थिंग की। ये एक्सेप्शन वहाँ से जनरेट हुआ। ये एक्सेप्शन क्यों जनरेट हुआ? ये एक्सेप्शन इसलिए जनरेट हुआ दोस्तों कि ये वन, बॉडी और थिंग को आप स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन टैगिंग में यूज़ नहीं कर सकते। और क्योंकि आप इसे क्वेश्चन टैगिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक जगह खाली है सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट की जगह को मुझे भरना है। और उस सब्जेक्ट की जगह को भरने के लिए आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है? कि जो वन और बॉडी होता है ये किसके लिए यूज़ होता है? लिविंग बीइंग्स के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? लिविंग बीइंग्स के लिए। और एक के लिए यूज़ नहीं होता। खुद सिंगुलर है, बट यूज़ किसके लिए हो रहे हैं? प्लूरल के लिए यूज़ हो रहे हैं। खुद सिंगुलर है और यूज़ किसके लिए हो रहे हैं? प्लूरल के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे पास एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो प्लूरल का है, जो थर्ड पर्सन का है। वो कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है? दे। यानी आप क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ कितने भी वन आ जाएं, वो चारों के चारों वन लगा लो आप यहाँ पे। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, या सारे बॉडी लगा लो। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। कितने हो गए टोटल? 8। इन 8 के लिए आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑलवेज दे ही बनेगा, क्योंकि ये 8 तो उतर ही नहीं सकते एज अ सब्जेक्ट, और ये 8 के 8 लिविंग है। और 8 के 8 जब एज अ सब्जेक्ट नहीं उतरेंगे, खुद सिंगुलर है बट यूज प्लूरल के लिए होते हैं, तो आपके पास एक ही है ऑप्शन, दैट इज व्हाट? दे। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अब बात कर लेते हैं थिंग वालों की भी। किसकी बात कर रही हूँ दोस्तों? एवरी थिंग, एनी थिंग, सम थिंग, नथिंग, यानी चारों के चारों थिंग वाले। कॉमन सेंस है दोस्तों, थिंग लग रहा है इनके पीछे, यानी किसके लिए यूज हो रहे होंगे? नॉन लिविंग के लिए, जाहिर सी बात। सेंटेंस लिखते हैं, एवरीथिंग इज करेक्ट। इसका क्या बनाने जा रही हूं मैं? क्वेश्चन टैगिंग। अगेन हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। अगेन मेरा सेंटेंस एवरीथिंग इज करेक्ट पॉजिटिव है, तो यानी मुझे यहाँ नॉट भी लगाना पड़ेगा। अब फिर वही प्रॉब्लम है जो वन और बॉडी की थी, कि ये थिंग वाले भी चारों एज अ सब्जेक्ट नहीं आ सकते। और कहाँ पर? क्वेश्चन टैगिंग, ओनली क्वेश्चन टैगिंग में ही एज अ सब्जेक्ट नहीं आ सकते। तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस खाली दिख रही है और इसे फिल आउट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों दे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं, ये लिविंग के लिए यूज नहीं होते। और नॉन लिविंग के लिए आपके पास एक ही पोजेसिव एडजेक्टिव बचता है और वो है इट। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो यानी कि क्वेश्चन टैगिंग हमने क्यों सीखा? क्योंकि जो वन, बॉडी और थिंग आपने सीखे हैं, ये 12 के 12 ऑलवेज सिंगुलर होते हैं
बट स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, वहाँ वो एज अ सिंगुलर एक्ट करेंगे। खुद सिंगुलर है बट यूज़ किसके लिए हो रहे हैं? प्लूरल के लिए। इनका एक ही एक्सेप्शन है, एक ही अपवाद है, और वो क्या है? क्वेश्चन टैगिंग। वो एक्सेप्शन या वो अपवाद क्या कहता है कि ये सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के तौर पर उतर सकते हैं बट ये क्वेश्चन टैगिंग में सब्जेक्ट के तौर पर नहीं उतर सकते हैं। तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट की जगह जो खाली है उसे फिल कौन करेगा? तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वन और बडी हैं उनके लिए वो सब्जेक्ट की स्पेस दे फुलफिल करेगा, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहे हैं। और जितने भी थिंग वाले हैं वहाँ उस सब्जेक्ट की स्पेस कौन फिल करेगा? इट। ओके, आपको सेंटेंसेस से और क्लियर हो जाएगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सेंटेंस 41 तो आई होप आपको क्लियर है। बोथ दो के लिए यूज होता है और दो से ज़्यादा के लिए ऑल। और जो आगे आपको नंबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5 गर्ल्स। तो क्या 5 के लिए बोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? ऑल। देखिए 42 की बात कर रही हूँ। जिस तरीके से ईच सिर्फ दो के लिए यूज होता है, देखिए दोस्तों दो के लिए कभी भी एवरी यूज नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब दो के लिए एवरी यूज नहीं होता तो एवरी वन का भी सवाल नहीं उठता और एवरी बडी का भी सवाल नहीं उठता और एवरी थिंग का भी सवाल नहीं उठता। यानी ये भी दो से ज़्यादा के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया कि एवरी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स तो आएगा नहीं, क्योंकि एवरी वन कभी भी दो के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जब एवरी नहीं होता तो एवरी वन तो कहाँ से होगा? ठीक है। लेकिन यही सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, बिल्कुल 5 स्टूडेंट्स के लिए एवरी वन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दो से ज़्यादा के लिए तो एवरी आ ही सकता है ना। तो एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। और ईच 2 स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है, हाँ बिल्कुल। दो के लिए तो हम यूज ही ईच का ही करते हैं, तो ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स भी सही है। यानी आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। 43 की बात करते हैं। आइदर पेन, अगेन सेंटेंस की स्टार्टिंग आइदर से हो रही है, स्ट्रक्चर ये है नहीं। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। कल ही मैंने आपको बताया था वर्ब के अंदर एस लगाने से हम उसे क्या बनाते हैं दोस्तों? सिंगुलर बनाते हैं। तो आइदर पेन राइट्स वेल। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास एंड आइदर, 2 गर्ल्स की बात कर रहे हो आप, आइदर से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो। देखो एक सेंटेंस तो खत्म हो चुका है, कॉमा आ चुका है उसके बाद में, और जो नेक्स्ट सेंटेंस आपने स्टार्ट किया है उसकी स्टार्टिंग तो आइदर से हो ही रही है ना। तो आइदर के बाद क्या आएगा? इज। ब्यूटिफुल। 45 भी यही है। देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास एंड नाइदर इज हैंडसम। सिमिलरली 46 की बात करते हैं। एवरीवन वांट की वांट्स, वांट्स क्योंकि वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है। तो एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द IBPS एग्जामिनेशन। अभी बताया ना 12 के 12 क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो वांट आएगा कि वांट्स आएगा? वांट्स। एवरीवन शुड प्रोटेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ themselves तो आपने काट दिया होगा, क्योंकि आपको पता है them तो क्या होता है? प्लूरल होता है। अच्छा himself अभी भी है, herself भी है। कई बार हमें ये लगता है कि oneself भी तो सिंगुलर ही है, और बिल्कुल दोस्तों oneself सिंगुलर ही है। तो इस हिसाब से तो oneself भी सही होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप oneself का यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका सब्जेक्ट भी वन ही होना चाहिए। जैसे कि आप सेंटेंस नंबर 50 देख सकते हैं, अगर आप oneself का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 47 में क्या आपका सब्जेक्ट वन है? क्या आपका सब्जेक्ट वन है? नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपका oneself भी नहीं आएगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, दैट इज व्हाट? हिमसेल्फ या हरसेल्फ। यानी हिमसेल्फ भी उतना ही सही है जितना हरसेल्फ सही है। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको ऑप्शन में हिमसेल्फ भी मिलता है और हरसेल्फ भी मिलता है तो मैंने आपको इसकी प्रायोरिटी भी सिखाई है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? हिमसेल्फ को देनी है। किसको देनी है दोस्तों प्रायोरिटी? हिमसेल्फ को। ओके। नेक्स्ट 48 की बात कर रहे हैं। एवरीवन शुड माइंड। अगेन इट तो आएगा नहीं, क्योंकि एवरीवन तो लिविंग के लिए यूज होता है। तो अगेन आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, दैट इज व्हाट? हिज एंड हर। अच्छा हर भी सही है और हिज भी सही है, बट आप किसको सही मानोगे? हिज को, अगर प्रायोरिटी आती है तो, वरना सही तो हर भी है। 49 की बात करते हैं। नो वन शुड ट्रबल। अगेन वन है,
तो आएगा तो लिविंग ही, इट अगेन कैंसिल हो गया, तो आपका हिज भी सही है और हर भी सही है। देखिए दोस्तों 50 की बात करते हैं, वन शुड, यहां अब आपका सब्जेक्ट वन है, क्या है वन, और वन के साथ हमेशा वंस ही आता है, और ये ध्यान रखें वन के साथ जो वंस आता है वो अपोस्ट्रोफी एस वाला वंस होता है, ONCE वंस, तो वंस अपॉन अ टाइम वो वाला वंस है, ONES वंस, ONE वन तो गिनती वाला वन, ONE। ठीक है दोस्तों, तो 50 में क्या हो गया, वन शुड लव वंस कंट्री।